सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। एक्चुअली आज मेरा आपको कैमरा नहीं दिख रहा होगा बिकॉज मैं बाहर आया हुआ था। और आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे क्वेश्चन के एग्जाम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जितना भी पार्ट है तो उस पर एक मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। एग्जाम में इसके बाहर आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको मिनिमम टाइम में आपको बताता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, चाहे वो कस्टम का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो इंटरेस्ट पेएबल हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीवेबल हो। ठीक है। पहला एक चैप्टर है डिमांड एंड रिकवरी, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ऑल दो ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में तो नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर के पेपर में ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे जहां पे आप क्या है, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है ना वो डिले कर रहे हो, मतलब डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। आप पेमेंट टैक्स लेट जमा करा रहे हो, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वाले क्वेश्चन की देखें तो सेल्फ पहले वाला पार्ट छोड़ देते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा डिटेल में देखना है तो क्वेश्चंस मेरा मैराथन में जाके देखना, टाइम स्टैम्प डले हुए उसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन जैसे इसमें इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इंटरेस्ट कब से पे करेंगे? जैसे सपोज करो ड्यू डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या थी, 18 सितंबर। तो आपको पता है कि सितंबर का जब पेमेंट कलेक्ट हुआ है तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी पेमेंट डिपॉजिट करवाने की? 20 अक्टूबर जैसे उसकी ड्यू डेट हो जाएगी जीएसटीआर 3जीबी की। लेकिन ये बंदा कब जमा करा रहा है? 36 नवंबर को जमा करा रहा है। तो अगर आप पेमेंट डिले करते हो, जैसे यहाँ पे पेमेंट जमा करा देना चाहिए था 20 अक्टूबर को ड्यू डेट, तो लेकिन इसने पेमेंट जमा कराया 26 नवंबर को। तो जितने भी नंबर ऑफ डेज डिले हुए, तो जैसे 20 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर, तो वहां पे एक बात मैं आपको डेज कैलकुलेशन भी सिखा देता हूँ। समझना मेरी बात, डेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे अब 20 अक्टूबर ड्यू डेट थी, लेकिन इसने पैसा जमा कराया है, कब कराया? पैसा जब जमा इसने कराया 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को इसने पैसा डिपॉजिट करवाया। अब कई बच्चे ना ड्यू डेट निकालने में, डेज निकालने में भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं और 20 अक्टूबर ड्यू डेट थी, तो 11 दिन तो हो गए अक्टूबर के और 26 दिन हो गए नवंबर के, तो 37 डेज हो गए। ठीक है, इस मेथड से आप फॉलो करोगे ना हमेशा। कोई आपको बोले कि भाई लेट्स सपोज 15 नवंबर से 61st डे निकालो, 15 नवंबर के बाद 61st डे से कैसा हो, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है भाई, 30 दिन नवंबर के हुए तो 15 दिन गए, तो 15 डेज तो हो गए आपके नवंबर के। ठीक है, दिसंबर के 31 डेज हो गए। अब टोटल देख लो कितने दिन हो गए आपके, 46 डेज तो ये हो गए। 61st डे निकालना है आपको, तब आप क्या करोगे, 15th ऑफ जैन, ये आपका 61st डे हो गया। क्योंकि 61 डेज निकालना है, टोटल 46 डेज हो गए कहां तक, दिसंबर तक। तो 15 जनवरी आपकी ड्यू डेट आ गई। इस तरीके से आप डेज निकालना सीखना। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं कि भाई इंटरेस्ट का, जैसे इन्होंने क्या किया, 37 डेज से डिले किया पेमेंट, तो 37 डेज का इंटरेस्ट लगेगा कितने अमाउंट पे, जितने की लाइबिलिटी थी, 80,000 की लाइबिलिटी थी। तो अपन क्या इंटरेस्ट ऐसे निकालेंगे 18% की रेट। तो रेट हमेशा जब भी जीएसटी में इंटरेस्ट पेबल होता है ना, इंटरेस्ट पेबल जब भी होगा, रेट कितनी लगेगी, 18% लगेगी। पहले कई जगह, एक जगह 24% का भी प्रोविजन हुआ करता था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है। चाहे वो कहीं पे भी जीएसटी में जब भी इंटरेस्ट पेबल होगा तो 18% की रेट लगेगी। तो 18%, 80,000 का 18% ये आ गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। एक चीज तो ये हो गई, आपने पेमेंट डिले करा। ठीक है, पेमेंट आपने लेट करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो पेमेंट अपन लेट करेंगे तो ये नेट लाइबिलिटी पे पेमेंट करना है अपन को। फॉर एग्जांपल सपोज करना कि आपकी ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी थी, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस की, और आपके पास आईटीसी अवेलेबल थी 8 लाख रुपीस की। तो आपको जो नेट कितना पे करना था, 2 लाख रुपीस ही पे करना था ना, तो इंटरेस्ट भी 2 लाख रुपीस पे लगाना, ये नहीं कि 10 लाख रुपए पे लगा दो। ऑल्दो एक ऐसा केस है सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का, अगर केस हो डिमांड एंड रिकवरी का, अगर सेक्शन नंबर 73 74 लग रहा हो तो अपन ग्रॉस अमाउंट पे लगाते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा खास रेलिवेंट नहीं है। आप यही ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट लगता है ना वो नेट लाइबिलिटी पे लगता है। ठीक है, 2 लाख रुपीस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। एग्जाम में अब आप सोच रहे हो क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन देखना है तो आप डिमांड एंड रिकवरी का जो मेरा क्वेश्चन बैंक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देख लो। ठीक है, और एक एक है आपका ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक भी नहीं है मेरा, तो इस वीडियो को पॉज करके देख लो। जैसे ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर था, देखो है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा तरीका क्या आता है इंटरेस्ट पेबल का जीएसटी के अंदर, तो ये असेसमेंट एंड प्रोविजन अपना जो है, ये असेसमेंट एंड ऑडिट वाला चैप्टर, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। प्रोविजनल असेसमेंट मतलब कि लेट्स सपोज, अब उस तरह उसका क्वेश्चन आप एक बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। थ्योरी तो मैं आपको इजीली समझा ही दूंगा, थ्योरी में कुछ नहीं है। अब सपोज करो कि आप अपनी अगर लाइबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, आप डिपार्टमेंट के पास गए कि भाई हमारी लाइबिलिटी निकाल दो, डिपार्टमेंट ने क्या करा आपकी, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा है, डिपार्टमेंट ने क्या करा कि आपकी लेट्स सपोज आप अपनी लाइबिलिटी जनवरी मंथ की लाइबिलिटी आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, आप डिपार्टमेंट के पास चले गए कि भाई हमारे को बता दो कि जनवरी मंथ में कितना टैक्स पे करना है। तो डिपार्टमेंट ने आपको लाइबिलिटी बता दी कि हाँ भाई आप क्या करो, जो 25 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ था ना, उसकी आप ये रेट मान लो या ये वैल्यू मान लो। ठीक है, तो आप प्रोविजनल असेसमेंट में चले गए। ठीक है, लेकिन जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया ना, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में पता चला कि जो डिपार्टमेंट ने बताया था ना, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी कितनी थी, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी थी मान के चलो 5 लाख रुपए की,
और जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी आई 7 लाख रुपीज की। अब 2 लाख रुपए, अब आप बोलोगे सर फिर तो प्रोविजनल असेसमेंट में जाने का मतलब ही क्या हुआ, जब हमें इंटरेस्ट देना है। देखो उसमें फायदा ये है कि आपको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट तो हर केस में लगेगा। अगर आपने पैसा कम जमा कराया तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि भैया उतना ही पैसा आप किसी दूसरे सोर्स से भी कमा रहे हो, जो पैसा हमको मिल जाना चाहिए था, तो आपने पैसा तो कहीं और भी कमाया ना, तो हमको भी इंटरेस्ट दो। ऑल दो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जो कि 18% है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि डिपार्टमेंट ने प्रोविजनल असेसमेंट ले लिया, लेकिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया 21 मार्च को, उसमें पता चला कि आपको 1,80,000 रुपीज क्या करने, 1,80,000 रुपीज पे करने। ठीक है, कौन से महीने की बात चल रही है, जनवरी मंथ। अब जनवरी मंथ की ड्यू डेट क्या हो जाएगी, जनवरी मंथ की ड्यू डेट हो जाएगी 20 फरवरी। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा, इंटरेस्ट लगना शुरू होगा 21 फरवरी से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कब आया, 21 मार्च को, लेकिन ऑर्डर से मतलब नहीं है जिस दिन आप पैसा ऑर्डर आया कि 1,80,000 आपको डिपॉजिट करवाना है, लेकिन आप पे किस दिन कर रहे हो, आप पे कर रहे हो 9 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 21 फरवरी से लेके 9 अप्रैल तक का आपको इंटरेस्ट लगा जाएगा। तो डेज कितने हो गए, देखो फरवरी के हो गए आपके 28 डेज होते हैं, तो और 20 ड्यू डेट है, तो 8 डेज तो हो गए आपके फरवरी के। ठीक है, मार्च के हो गए आपके 31 डेज, और अप्रैल के हो गए आपके 9 डेज। तो कितने डेज हो गए, 48 डेज का आपके ऊपर क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा 48 डेज का। ठीक है, 48 डेज का आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1,80,000 पे आपको 48 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये है प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट वाला केस। तो इस केस में क्रक्स क्या निकल के आता है कि जब से फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया, ऑर्डर से मतलब नहीं है, जिस दिन आप फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आया और जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, तो जो फर्स्ट ड्यू डेट थी, ड्यू डेट से टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट क्या थी, जैसे 20 फरवरी, तो 21 फरवरी से 9 फरवरी का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज एट द रेट ऑफ 18%। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और आता है, अगर आप, ये तो पहला केस मैंने आपको क्या बताया कि आपने पेमेंट लेट किया तो आपने नेट लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा केस आपको बताया मैंने फाइनल असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट वाला। ठीक है, तीसरा केस क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने, देखो सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचना इंटरेस्ट आपको कब देना पड़ेगा, या तो आप टैक्स नहीं दे रहे हो, कम दे रहे हो, गलत आईटीसी अवेल कर रहे हो, जिससे भी डिपार्टमेंट के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, वहीं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो अब क्या हो रहा है कि आपने गलत तरीके से आईटीसी क्लेम कर ली, आपने क्या करा, आपको क्लेम कम करनी चाहिए थी, आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, कोई भी ऐसा सीन है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना, इस बार तो इस पे आईटीसी में सर्कुलर भी आया था। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने क्या करा, गलत तरीके से आईटीसी अवेल कर ली। अब उस केस में आप पे इंटरेस्ट लगेगा 18% की रेट से। कब से लगेगा, जब से आपने आईटीसी गलत तरीके से अवेल कर ली। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझना। लेट्स सपोज कि एक क्रेडिट थी जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट में आती थी। ठीक है, अब आपने क्या करा, जून मंथ के अंदर 5 लाख रुपीज की आईटीसी क्लेम कर ली उसकी, आपने, जो कि लेनी नहीं चाहिए थी लेकिन आपने ले ली जून मंथ के अंदर। आईटीसी क्या करी, क्लेम कर ली। ठीक है, क्लेम मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट में आपने डालना, दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे पास इतनी आईटीसी है। ठीक है, अभी तक उसको यूज नहीं करा, आपने दिखा दिया कि हमारे पास आईटीसी है। और लेट्स सपोज आपके पास ऑलरेडी पहले की क्रेडिट पड़ी हुई थी, लेट्स सपोज 15 लाख रुपए की क्रेडिट पहले से पड़ी हुई थी आपके पास। टोटल आपके पास जो क्रेडिट थी ना, टोटल क्रेडिट वो थी 20 लाख रुपीज की, पहले की 15 थी, 5 की आपने और क्लेम कर ली जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अब बात आती है जुलाई मंथ के अंदर, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी आई ना, तो जुलाई मंथ के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी आई लेट्स सपोज 8 लाख रुपीज। तो अब इस केस में आपने क्या करा, जून मंथ में गलत 5 लाख रुपए की आईटीसी क्लेम कर ली गलत तरीके से। तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं होगा कि जून मंथ से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, नहीं। इंटरेस्ट पता है कब से लगेगा, जब से आपने इस पैसे को, देखो एक वर्चुअल अकाउंट के अंदर हम ये बता रहे हैं कि हमने आईटीसी क्लेम कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आईटीसी यूज कर ली, पैसा थोड़ी यूज करा सरकार का। सरकार देखो जुलाई मंथ में 8 लाख रुपीज की लायबिलिटी थी, तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट अगर हमें ये भी बोलेगी ना कि जून से इंटरेस्ट दो, तो हम बोलेंगे क्यों दो। हम बोलेंगे देखो 15 लाख रुपए का, अगर मान के चलो हम ये क्रेडिट लेते भी नहीं, 5 लाख रुपए की क्रेडिट लेते भी नहीं, तो भी हमारे पास 15 लाख रुपए की तो थी ना, तो हमने 8 लाख यूज कर ली, हम यूज कर सकते हैं ना पूरा बैलेंस। ठीक है, कोई इसमें से यूज थोड़ी करी, आप कैसे मानोगे कि हमने इसमें से यूज करी, कोई फीफो लीफो थोड़ी चल रहा है। अगर हमारे पास ये नहीं भी होता ना, तो भी हमारे पास तो पैसा देने के लिए था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलो अगस्त मंथ में आपकी लायबिलिटी आई लेट्स सपोज 5 लाख रुपीज की, तो भी आप आराम से पे कर सकते हो 5 लाख, क्योंकि हमारे पास 15 लाख रुपए का बैलेंस तो था। लेट्स सपोज सितंबर मंथ के अंदर क्या हुआ, सितंबर मंथ के अंदर आपकी लायबिलिटी आई लेट्स सपोज कितना हो गया अभी तक, 13 लाख रुपीज हो गया ना। लेट्स सपोज आपकी लायबिलिटी है 4 लाख रुपीज की सितंबर मंथ के अंदर। अब क्या होगा देखना, 13 तो आप यहाँ पे कंज्यूम कर चुके, 2 आपने इसमें से कंज्यूम कर लिया, लेकिन अब 2 लाख रुपए आप इसमें से भी तो कंज्यूम कर रहे हो। अब गवर्नमेंट बोलेगी देख भाई,
अगर ये नहीं होता तो तू 2 लाख रुपए अब हमको जमा कराता, जो कि अब तो यूज कर रहा है यहाँ पे से इस 5 लाख रुपीज में से। तो क्या होगा, तो ये होगा अब इस 5 में से 2 लाख रुपए पे जो 2 लाख रुपए आप यूज कर रहे हो ना, उसका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कौन से मंथ से? सितंबर मंथ से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने ये क्रेडिट क्लेम यूज करी ना, सितंबर की लेट्स सपोज ड्यू डेट 20 सितंबर है, तो अब 21 सितंबर से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, जब तक ये आप एक्चुअल में पैसा नहीं चुका देते गवर्नमेंट को, ठीक है। तो क्या होगा, अब लेट्स सपोज अक्टूबर मंथ में आपने क्या करा, अक्टूबर मंथ में अब 3 लाख रुपए और यूज कर लिया बचा हुआ, इसमें 5 में से 2 तो सितंबर में कर लिया। अब इस 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट अक्टूबर मंथ से लगेगा। लेट्स सपोज अक्टूबर की ड्यू डेट 20 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा इस 3 लाख रुपए पे, ठीक है। तो जितना जितना आप यूज करते जाओगे उस प्रोपोर्शन में लगेगा। ये नहीं कि आपने जून में आईटीसी क्लेम कर ली तो जून से इंटरेस्ट लगेगा। इस बात का इस बार क्लैरिफिकेशन भी था आईटीसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अभी तक मैंने आपको 3 केस बताए। पहला तो आपने पेमेंट ही नहीं करा, तो क्या होगा, जो भी पेमेंट की ड्यू डेट होगी, जैसे अपने डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में देखा था, उस तरह का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, फाइनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट। तो जब से फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आया और ऑर्डर का आपने पेमेंट किया, तो जिस मंथ में आपने फाइनल असेसमेंट लिया था ना, लेट्स सपोज इस क्वेश्शन में जनवरी मंथ के लिए लिया था, तो जनवरी की ड्यू डेट क्या होगी, 20 फरवरी। तो 21 फरवरी से और जब तक आप एक्चुअल फाइनल लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो 9 अप्रैल, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी, 18%। डेज निकालना आप सीख ही गए, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट पेबल। अब आता है इंटरेस्ट मिलता कब है। लेट्स सपोज क्या हो रहा है, फाइनल असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट का केस था। डिपार्टमेंट ने बोला कि आपका प्रोविजनल असेसमेंट करते हैं और प्रोविजनल असेसमेंट के आपकी लायबिलिटी डिटरमाइन करी 7 लाख, लेकिन फाइनल असेसमेंट में आई 5 लाख, मतलब अब 2 लाख रुपए रिफंड लेना है आपको। तो अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस केस में ऐसा होगा, जैसे यही वाला क्वेश्चन है ना, इसी को देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 1,80,000 का तो हमें पे करना था, लेकिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा बोला है, सेकंड केस अज्यूम करते हैं कि अगर हमें देने की बजाय लेना होता, मान के चलो 4,20,000 रुपए का पैसा लेना होता और हमको डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दे दिया, मतलब फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आ गया 21 मार्च को कि इतना आपका रिफंड बन रहा है 4,20,000 रुपीज का, ठीक है। समझना मेरी बात को। अब इसमें इसके केस में क्या होगा कि जब से ऑर्डर आया ना रिफंड का, कि आप 21 मार्च को ऑर्डर आ गया कि आप 4,20,000 रुपए का क्या कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड के लिए। आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी कि देखो, अब आप अप्लाई जरूरी नहीं 21 मार्च को करो, कभी भी कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करा, इसने अप्लाई कब किया रिफंड के लिए, 9 अप्रैल को रिफंड के लिए अप्लाई किया। तो जिस दिन से इसने रिफंड के लिए अप्लाई किया ना, उससे अगर 60 डेज में इसको पैसा मिल जाता है, जैसे 9 अप्रैल को इसने क्या किया, अप्लाई किया, 9 अप्रैल से अगर 60 डेज में पैसा मिल जाता है, 9 अप्रैल से 60 डेज का निकाल लेना आप लोग, 9 अप्रैल से अगर 60 डेज में इसको पैसा मिल जाता है, तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और मान के चलो 60 डेज में पैसा नहीं मिलता, जैसे इसको इसने कब अप्लाई किया, 9 अप्रैल को अप्लाई किया, अब 60 डेज निकाल लेते हैं। जैसे अप्रैल में होते हैं 30 डेज, ठीक है। अब कितने दिन हो गए, अप्रैल के हो गए 21 दिन, मई के हो गए 31 डेज, तो दोनों मिला कितने हो गए, ये दोनों मिला के आपके हो गए 52 डेज हो गए। और हमको क्या निकालने, 60 डेज निकालने। तो अब 8 जून क्या हो गया, अगर 8 जून तक पैसा आ गया, 8 जून तक पैसा आ गया, तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 21 मार्च से मत देख लेना ये 60 डेज, 21 मार्च से देखना, जिस दिन आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाई, जैसे इस क्वेश्चन में 9 अप्रैल को रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाई, आप क्वेश्चन आराम से पॉज करके पढ़ लेना। अब इसको पैसा कब मिल गया, 5 जून को ही मिल गया, तो क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, क्योंकि अगर 8 जून तक पैसा मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं। लेट्स सपोज ये पैसा इसको है ना, लेट्स सपोज ये पैसा इसको 15 जून को मिलता, 5 जून की जगह, तो क्या होता, तो 9 जून से लेके 15 जून का इंटरेस्ट लगता। शुरू से इंटरेस्ट नहीं लगता, 61st डे से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इंटरेस्ट मान के चलो इस क्वेश्चन में रिफंड मिलता 15 जून को, ना कि अगर 8 जून तक मिलेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मिला मान लो 15 जून को, तो क्या हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, इस पे लग जाएगा 7 दिन का इंटरेस्ट और लग जाएगा, 7 डेज का इंटरेस्ट और लग जाएगा, 15 - 8, 7 डेज का इंटरेस्ट को देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रिफंड कौन सी रेट से मिलता है, जब भी जीएसटी में इंटरेस्ट का रिफंड मिलता है ना, तो 6% की रेट से मिलता है। देना जब पड़ता है तब 18% की रेट से देना पड़ता है। जब देना पड़ता है तो फर्स्ट डेट से देना पड़ता है, जो भी ड्यू डेट थी। लेना जब पड़ता है तो डिपार्टमेंट का रूल ऐसा ही है। आप क्लियरली आप देख पा रहे हो कैसी बात है, मतलब देने की बारी आई तो वो भी 18%, वो भी पहले दिन से, ठीक है। और लेने की बारी आई तो वो भी 61st डे से, और 61st डेज भी कहां से, जब से आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, वो नहीं कि जब से ऑर्डर आया ना, तो ऐसा केस है। और अगर सपोज करो किसी डिपार्टमेंट के किसी ऑर्डर के कारण, जैसे सपोज करो आपको कोई केस चल रहा था कोर्ट में, कोर्ट ने बोला कि नहीं आपको रिफंड मिलना चाहिए, कोर्ट ने बोला आपको, उस केस में भी ऐसा है कि जब से कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद क्या होगा, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और आपको 60 डेज के अंदर क्या मिल जाना चाहिए, रिफंड मिल जाना चाहिए। अगर 60 डेज में नहीं मिला तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 9% की रेट से होगा। थोड़ा सा एहसान कर दिया आपके ऊपर कि लो भैया 9% ले लो,
ठीक है, बाकी हर जगह 6% है। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण मिल रहा है आपको तो 9% की रेट से रिफंड मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, तो देने की बारी आएगी तो 18% देंगे फर्स्ट डे से। ठीक है, अगर आईटीसी वाला केस है, गलत आईटीसी यूटिलाइज कर ली, तो जिस दिन से आपने यूज करी, चाहे वो सितंबर मंथ में प्रोपोर्शनेटली यूज किया हो, तो फिर उस हिसाब से इंटरेस्ट लगाना। ठीक है, और फाइनल असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट का हमने क्वेश्चन देख ही लिया, क्योंकि मैं को लगता है कि वर्बली में आपको कॉन्सेप्ट बताता तो आपको मजा नहीं आता, पर मैंने क्वेश्चन का रेफरेंस दे दिया तो थोड़ा सा चीजें आपको देखने में इजी लगी होंगी। चाहे तो आप क्वेश्चन सब कराए हुए हैं मैराथन में, देख लेना टाइम स्टैम्प में, या फिर अभी आप इसको पॉज करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंटरेस्ट पेबल की कहानी। इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट पेबल मेरे ख्याल से आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा। अब आते हैं कुछ बातें कस्टम के अंदर भी कहाँ कहाँ आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट आपको कहाँ कहाँ कस्टम में देना पड़ता है और कहाँ कहाँ आपको इंटरेस्ट मिलता है कस्टम के अंदर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, कस्टम के अंदर इंटरेस्ट एक चीज तो होता है ड्रॉबैक वाला, जो ड्रॉबैक वाला क्वेश्चन आता है ना एक वहां पे, और एक वेयर हाउस वाला केस, मेनली क्वेश्चन यहीं का ही आता है कस्टम के अंदर, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे कस्टम के अंदर। ठीक है, अब एक बार ड्रॉबैक वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। देखो ड्रॉबैक के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन है डायरेक्ट इंटरेस्ट वाला, कि अगर आपने क्या करा, गलत तरीके से ड्रॉबैक ले लिया, मतलब आप इस क्वेश्चन में जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे कि 30,000 रुपए का क्या किया इन्होंने, ड्रॉबैक ले लिया 16 जून को, और इनको पता चला, डिपार्टमेंट ने इनको 24 अगस्त को बोला, कि डिपार्टमेंट को 24 अगस्त को पता चला कि आपने गलत ड्रॉबैक ले लिया, और आपको डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि भैया आपने गलत ले लिया, और आपने फिर वो पैसा 16 अक्टूबर को जमा कराया, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कस्टम में जब हम देते हैं ना तो 18% की रेट से देते हैं, जीएसटी में जब हम देते हैं तो कस्टम में जब हम देते हैं तो 15% की रेट से देते हैं, जीएसटी में जब हम देते हैं तो 18%, कस्टम में 15%, जीएसटी में 18%। लेने की बारी आती है तो कस्टम में 6% और जीएसटी में भी 6%। सुनना मेरी बात फिर से, जीएसटी में जब हम पेमेंट जमा कराते हैं ना, मतलब अगर हमने कोई गलती कर दी तो 18% की रेट से इंटरेस्ट लगता है, कस्टम में 15% की रेट से लगता है, और रिफंड की बात आती है तो जीएसटी में भी 6% की रेट से इंटरेस्ट का रिफंड मिलता है, और कस्टम में भी 6% की रेट से रिफंड मिलता है। तब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपने ड्रॉबैक किस दिन गलत तरीके से क्लेम किया, 16 जून, तो डिपार्टमेंट बोल रही है देखो हमारा एक्सेस पैसा है जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं होना चाहिए था। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपने इस पैसे को कहीं और लगाया होगा तो आपको इंटरेस्ट मिला होगा, तो अब हमको इंटरेस्ट दो। तो आप डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, आपने 16 जून को आपको पैसा दिया था ना, तो अब आपने 17 जून से कहीं और लगाया होगा, 17 जून से इंटरेस्ट दो। 17 जून से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कब तक, जब तक आप वापस चुका रहे हो, दैट इज 16 अक्टूबर तक। तो 17 जून से 16 अक्टूबर तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप डेज कैलकुलेट कर लेना, आप डेज निकालना आप इजीली सीख गए होंगे। 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही बात अगर उल्टी बात होती, लेट्स सपोज आपको इंटरेस्ट मिलना होता, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट मिलना होता, कस्टम की बात होती, तब आप क्या करते, तब आप ऐसे करते। देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल एक क्वेश्चन है। जैसे क्या हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि, अब सुनना मेरी बात, जीएसटी केस में तो क्या होता है कि 60 डेज में अगर आपको रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन कस्टम का जो ड्रॉबैक वाला केस है ना, उसके केस में ऐसा है कि अगर आपको 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर अगर आपको क्या मिला, 1 मंथ के अंदर आपको अगर पैसा नहीं मिला, 1 महीने के अंदर, 1 मंथ है, 30 डेज नहीं है, 1 मंथ है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने ना क्लेम के लिए अप्लाई किया था 30 जून को, और वो मिला कब, 15 सितंबर को। 1 मंथ कब खत्म होते हैं, 30 जून से। 30 डेज मत जोड़ना, 30 जून से 1 मंथ कब खत्म होते हैं, 30 जुलाई। ठीक है, तो 31 जुलाई से 15 सितंबर का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा 6% की रेट से, 31 जुलाई से। 1 मंथ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई कस्टम के अंदर। ड्रॉबैक के अंदर अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब से आपने अप्लाई किया उसके 1 मंथ के अंदर आपको क्या मिल जाना चाहिए, रिफंड मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो अगले दिन से, जैसे ही 1 मंथ खत्म होंगे, अगले दिन से आपको 6% की रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट पेमेंट की बात आएगी तो फर्स्ट डे से इंटरेस्ट लगेगा 15% की रेट से। जैसे अपन ये वाला क्वेश्चन की बात कर लो, जैसे सपोज करो सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, वैसे अपन ने देख लिया था, वापस से देख लेते हैं कि 10,000 रुपए आपने गलत तरीके से रिफंड लिया 3 जुलाई को, तो 4 जुलाई से इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते, दैट इज 3 नवंबर। तो 4 जुलाई से 3 नवंबर तक आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हो गया कस्टम का आपका ड्रॉबैक का केस। अब दूसरी बात, कस्टम में और कहीं ड्रॉबैक का अगर केस होगा तो आपको पता चल गया कि देखो आपको 1 मंथ के अंदर अगर नहीं मिला, 1 मंथ के अंदर अगर आपको नहीं मिला तो आपको क्या केस होगा, तो आपको ऐसा होगा कि आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% की रेट से। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कस्टम में, एक होता है वेयर हाउस वाला केस। अब वेयर हाउस के केस में क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अब जब आप गुड्स वेयर हाउस में जमा कराते हो ना, तो वेयर हाउस में जब आप गुड्स जमा कराते हो तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि 90 डेज तक तो आप वेयर हाउस में विदाउट इंटरेस्ट जमा करा सकते हो। लेट्स सपोज आपका सामान वेयर हाउस में 80 दिन रहा तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको। लेकिन सपोज करो 100 दिन रहा, 120 डेज रहा, क्योंकि वेयर हाउस में सामान कितने दिन तक रह सकता है, वैसे आप वेयर हाउस पड़ा होगा तो 1 ईयर तक वेयर हाउस में सामान रह सकता है। अगर डिपार्टमेंट एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकता है।
अब वेयर हाउस के अंदर अगर आपने गुड्स रखा तो वेयर हाउस के अंदर जो भी आपने गुड्स रखा ना उस केस में ऐसा होगा कि 91st डे से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, दैट इज एट द रेट ऑफ 15%। 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 91st डे से, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है ना, ये किन पे एप्लीकेबल नहीं है? 100% ईओयू, ईएचटीपी और एचटीपीयू करके कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये एफटीपी चैप्टर के अंदर डिटेल में हमने समझा था, आप इतना ध्यान में रखो कि इन यूनिट्स पे नहीं लगता ये वाला कॉन्सेप्ट वेयर हाउस वाला, ठीक है। अगर मैं वेयर हाउस को एक बार आपको खोल के दिखा दूं चैप्टर, तो वेयर हाउस का क्वेश्चन तो आप मान के चलना कि इंटरेस्ट वाला एग्जाम में आता ही आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये May 22 आरटीपी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 100% ईओयू, एचटीपी और ईएचटीपी यूनिट नहीं है, नॉट मेंट, इसका मतलब इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये होती तो इंटरेस्ट नहीं लगता। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे गुड्स वेयर हाउस में कब गए? 21 मई को गुड्स वेयर हाउस में गए, ठीक है। और वेयर हाउस से गुड्स निकाले कब आपने? वेयर हाउस से आपने गुड्स निकाले, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 14 अक्टूबर को आपने वेयर हाउस में गुड्स निकाले। वेयर हाउस में गुड्स कब गए? 21 मई को। निकाले कब? निकाले आपने 14 अक्टूबर को। अब दिन देखो कितने दिन आपने डाल दिए, 21 मई को गए और 14 अक्टूबर को आपने गुड्स निकाले। 21 मई से 14 अक्टूबर तक का क्या है? अब इसमें डेज देखो, मई होता है आपका 31 डेज का, 31 माइनस 21 तो 10 डेज तो हो गए आपके मई के। जून के कितने हो गए? 30 डेज। जुलाई के 31 डेज। अगस्त के भी 31 डेज, ठीक है। अगस्त के भी क्या हो गए आपके? 31 डेज हो गए। सितंबर के 30 डेज। और अक्टूबर कौन सा था? 14 अक्टूबर, ये अक्टूबर के हो गए आपके 14 डेज। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो 40, 71, 31, तो 102, 30, 132 और 14, तो ये आपके हो गए 146 डेज हो गए टोटल। अब 146 डेज में से 90 डेज का तो इंटरेस्ट आपका लगेगा नहीं, 146 डेज में से 90 डेज का तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो इट विल कम 56 डेज का आपको क्या देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 56 डेज का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कितने दिन का इंटरेस्ट दे रखा है, 56 डेज का आपको इंटरेस्ट दे रखा है, 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। 15 डेज, तो ये वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन पक्का ही होगा। इस क्वेश्चन की या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी देख लो या पॉज करके देख लो कैसी कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो 90 डेज तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, 91st डे से इंटरेस्ट लगता है, ये वेयर हाउसिंग का केस था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? ड्रॉबैक, पैसा मिलना हो, पैसा पे करना हो। मिलना हो तो 6%, वो भी 1 महीने के बाद। पे करना हो तो फर्स्ट डे से 15%। ये तो कस्टम का केस देखा हमने, ड्रॉबैक का। ये वेयर हाउसिंग का केस देखा। अब कस्टम में अगर और कहीं हमको क्या मिलना हो, इंटरेस्ट अगर हमको मिलना हो, समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। कस्टम के अंदर ड्रॉबैक वाला केस तो हमने अलग से देख लिया, वेयर हाउसिंग वाला केस अलग से देख लिया, ठीक है। अब कस्टम के अंदर इनके अलावा अगर और कहीं से भी इंटरेस्ट मिलना हो, अगर हमें और कहीं से भी इंटरेस्ट मिलना हो कस्टम में, तो हम क्या देखते हैं, जब से हम रिफंड की एप्लीकेशन डालते हैं ना, जैसे जीएसटी में हम रिफंड की एप्लीकेशन डालते हैं तो 60 डेज में हमें इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, 60 डेज में हमें पैसा मिल जाना चाहिए, सॉरी। तो 61st डे से हमें फिर क्या मिलता है? इंटरेस्ट लग जाता है 61st डे से। अगर हमें पैसा 60 डेज में नहीं मिला तो कहां पे? जीएसटी के अंदर। कस्टम में वो टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ्स है। जैसे ड्रॉबैक के केस में तो 1 मंथ है। बाकी कहीं पे भी कस्टम में अगर हमें रिफंड के लिए हमने अप्लाई किया, कस्टम में अगर हमने कहीं पे भी रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाली, तो हमें 3 मंथ्स के अंदर क्या होता है? 3 मंथ्स के अंदर हमें क्या मिल जाना चाहिए? 3 मंथ्स के अंदर जब से हमने एप्लीकेशन फाइल करी, अगर 3 मंथ्स के अंदर पैसा मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा। ऑल दो ये वाला केस इतना काम का नहीं है, तो आप इतना ही ध्यान में रखो। जितने भी काम कीजिए थे ना, चाहे वेयर हाउस हो, चाहे जीएसटी में डिमांड रिकवरी, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये क्या बोलते हैं, ये आपके सामने है ना, ये वेयर हाउस वाला क्वेश्चन है, चाहे ड्रॉबैक वाला क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं फटाफट 1 मिनट में समअप करूं, तो जीएसटी के अंदर क्या होता है? जीएसटी में इंटरेस्ट रेट लगती है 18%। कहां से लगती है? अगर आपने पेमेंट लेट किया तो जो भी ड्यू डेट होगी उसके अगले दिन से, और जब तक आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो तब तक, ठीक है। अगर आपने आईटीसी गलत तरीके से यूटिलाइज की, तो जिस भी प्रोपोर्शन में जिस मंथ यूटिलाइज करी आपने, उस हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 18% की रेट से। फाइनल असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट वाला केस है। तो लेट्स सपोज आपका जनवरी मंथ का प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, तो उसकी ड्यू डेट क्या थी? 20 फरवरी थी। और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कब आया? ऑर्डर आया लेट्स सपोज 14 अगस्त को, ठीक है। और 14 अगस्त को ऑर्डर आया कि आपको पेमेंट करना है 1,80,000 रुपीज का, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। पर आपने पेमेंट कब किया? पेमेंट किया आपने लेट्स सपोज 20 सितंबर को। तो 21 फरवरी से लेके 20 सितंबर, 21 फरवरी से लेके 20 सितंबर का क्या देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। लेने की बारी आएगी जीएसटी के अंदर, तो 60 डेज के अंदर आप जब से एप्लीकेशन फाइल करोगे उसके 60 डेज में पैसा मिल जाना चाहिए, अदरवाइज 61st डे से आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 6% की रेट से। अब आते हैं कस्टम में। कस्टम में क्या होगा? जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट डेट से। और रिफंड लेने की बारी आएगी, अगर ड्रॉबैक का केस है तो 1 मंथ के अंदर आपको क्या मिल जाना चाहिए?
1 मंथ के अंदर नहीं मिला तो 1 मंथ के अगले दिन से, जैसे 1 जुलाई वाला क्वेश्चन देखा था हमने, ठीक है, और वेयर हाउस वाला मैंने आपको बता दिया। कस्टम में और कहीं रिफंड की बात हुई तो आपको 3 मंथ्स के अंदर रिफंड मिल जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं मिला तो फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 6% की रेट से, ठीक है। अगर मेरे ख्याल समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो एग्जीग्रेट हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, डेज निकालना और एग्जाम्पल वगैरह देना, क्योंकि इंटरेस्ट जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो इंटरेस्ट वाले पॉइंट आपसे पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये इनिशिएटिव आज से पहले शायद कभी हुआ नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाला मैं लेके आया आपके लिए। हमने 3-4-5 दिन पहले शुरू किया, आप लोगों को पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो और कमेंट्स में बताओ और कौन से टॉपिक चाहिए। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ स्पेशल कॉन्सेप्ट बाइट्स, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगले वाले वीडियो से मैं आपको दिखना भी शुरू हो जाऊंगा। मैं कहीं बाहर आया था, इसलिए वीडियो में आपको दिखाने